नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूं। अंतिम 4 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं। बेस्ट क्वालिटी का पेपर है साथियों, यकीन मानिए इससे कम लेवल रहने वाला है आपके 4 दिन बाद जो रीट का एग्ज़ाम होगा उसमें। तो लेवल 2 के लिए भी और लेवल 1 के लिए भी पूरे 30 प्रश्न हैं। लाजवाब प्रश्न है, सुपर क्वालिटी मिलेगी आपको पेपर में साथियों, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पूरे ही 30 प्रश्नों को करके जाना। अंतिम समय है साथियों, प्रश्न हल करना बहुत ही आवश्यक है अब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछ रहे हैं, नाटक के पात्रों के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्टक चिन्ह, लोप चिन्ह, संक्षेपण चिन्ह और हंसपद चिन्ह। तो पढ़ लीजिए एक बार प्रश्न को कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप 20-30 सेकंड एक ही प्रश्न पे रखो। तो चलिए इसका देख लेते हैं। देखिए, जो नाटक के पात्र हैं उसमें अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए साथियों हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। जैसे कोष्टक में, जैसे मान लीजिए एक कोई भी, जैसे एक शब्द है जैसे रमन। अब रमन जो शब्द है वो जब कोई कथन कहता है तो फिर हम उसके आसपास कोष्टक लगा देते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है पहले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। सब धान 22 पंसेरी लोकोक्ति का अर्थ है जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, सीधेपन से कोई कार्य नहीं होता है, पाखंडी व्यक्ति हमेशा दगेबाज होता है और अविवेकी लोगों की दृष्टि में गुणी और मूर्ख लोग एक जैसे होते हैं। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखिएगा, देख लेते हैं राइट आंसर। सब धान 22 पंसेरी, इसका मतलब ये होता है अविवेकी लोगों की दृष्टि में गुणी और मूर्ख लोग एक जैसे होते हैं। जो अविवेकी लोग होते हैं विवेक से कार्य नहीं करते हैं, चाहे गुणी लोग हो मूर्ख लोग हो, वो एक समान समझता है सभी को। तो चौथा विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। इनमें से किस विकल्प में असंगत है? युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है, मुहावरे संबंधी अशुद्धि है, उसने मुझे गाली निकाली कारक संबंधी अशुद्धि है, मैंने आज अजमेर जाना है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, और वृक्षों पर कौवा बोल रहा है वचन संबंधी अशुद्धि है। तो भाई जो आपको असंगत लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है, उसका चयन प्रश्न संख्या 3 में करना है। तो बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है? राइट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। 5-7 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। तो देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर है, युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है, तो चबाता नहीं उठाता होता है, और ये मुहावरे संबंधी अशुद्धि है, ये तो सही है। उसने मुझे गाली निकाली, तो गाली निकाली नहीं जाती है, गाली दी जाती है। इसमें कारक संबंधी नहीं है, इसमें यहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्धि है साथियों। तो ये गलत लिखा हुआ है, मतलब इसमें दूसरी क्रिया संबंधी अशुद्धि है, कारक नहीं है। मैंने आज अजमेर जाना है, तो मैंने नहीं होता है, मुझे आज अजमेर जाना है। मैंने शब्द क्या है? सर्वनाम है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हुई। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, तो वृक्षों पर कौवा थोड़ी, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, वृक्ष का वृक्षों कर रखा है, वचन संबंधी है, अशुद्धि है। इसलिए आपके यहाँ पर कौन सा विकल्प सही रहेगा? ओनली दूसरा, जो कि असंगत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, श्याम को सफलता नहीं मिली क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, वाक्य रचना की दृष्टि से है सरल, संयुक्त, मिश्र और सभी। तो बताइए प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प सही है? देखिएगा, श्याम को सफलता नहीं मिली क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, तो मतलब जो बाद वाली क्रिया है वो पहले पर निर्भर कर रही है, इसलिए ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है साथियों। थर्ड विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो 5वें क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, वाक्य अर्थ की दृष्टि से है संदेहार्थक, संकेतार्थक, साधारण और इच्छार्थक। बताइए प्रश्न नंबर 5 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो साथियों, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, तो यदि तो से वाक्य जुड़ रहा है, यदि तो से। जहां पर यदि तो से वाक्य जुड़ते हैं वो अर्थ की दृष्टि से संकेतार्थक वाक्य होता है, जबकि रचना की दृष्टि से कौन सा होगा साथियों? ये मिश्र होगा। लेकिन रचना की दृष्टि से 3 प्रकार है, सरल, संयुक्त और मिश्र, जबकि अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार है, उसमें ये संकेतार्थक में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो 6वां क्वेश्चन, वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, ठीक है, अशुद्ध देखना है, शुद्ध नहीं देखना है। न्योछावर, मुहूर्त, इप्सित और रचिता। बताइए अशुद्ध शब्द का चयन करो प्रश्न नंबर 6 में कि भाई कौन सा शब्द जो है वो एक अशुद्ध शब्द है साथियों।
देख लिया अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो रचयिता को ऐसे ही लिखा जाता है, इप्सित को ऐसे ही लिखा जाता है और मुहूर्त को भी ऐसे ही लिखा जाता है। न्योछावर में ऊपर एक मात्रा होती है, न्योछावर ऐसे लिखा जाता है साथियों, ये न्योछावर गलत, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। बड़े ओ की मात्रा नहीं लगती है, छोटे ओ की मात्रा लगती है न्योछावर में। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो चलिए 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके 7वां क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है विपन्न का संपन्न, गुप्त का सुप्त, आर्द्र का शुष्क, आर्वी भाव का तिरोभाव। तो बताओ विलोम की दृष्टि से इसमें कौन सा विकल्प आपको अशुद्ध लग रहा है 7वें प्रश्न में। ले लीजिए थोड़ा टाइम, देख लीजिएगा। विपन्न का संपन्न ही होता है, आर्द्र का शुष्क ही होता है, आर्वी भाव का तिरोभाव ही होता है, लेकिन गुप्त का सुप्त नहीं होता है साथियों। गुप्त का सुप्त गलत है, ये दूसरा विकल्प आपका सही है। गुप्त का तो प्रकट होता है, क्या होता है, प्रकट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। आपके 8वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग हुआ है, सही प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब विकल्पों को अच्छे से देख लो। उत प्लस हार उतहार, नि प्लस ऊन न्यून, वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु, वट प्लस वृक्ष वट वृक्ष। तो भाई बताओ कौन सा विकल्प आपका संधि की दृष्टि से सही है, मतलब संधि का जिसमें सही प्रयोग हुआ है उसका चयन कीजिएगा प्रश्न संख्या 8 में। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। टाइम इसमें भी दिया जाता है आपको, कोई गलती नहीं होना चाहिए। देख लिया सभी ने। तो देखो सही प्रयोग हुआ है ये देखना था, गलत नहीं देखना था। उत प्लस हार उतहार नहीं होता है, उद्धार होता है साथियों। तो फिर ये तो क्या हो गया, गलत। नी प्लस ऊन की बात करें तो ऊन छोटा नहीं बड़ा ऊन लिखा आता है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा लग रही है ना, ये वाली, ठीक है। वर्षा प्लस ऋतु, बिल्कुल साथियों वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु ही होगा। अयादि संधि गुण संधि का ये उदाहरण है। री का क्या अर बन रहा है यहाँ पर, ठीक। लेकिन वट वृक्ष में वट प्लस वृक्ष वट वृक्ष गलत है, ये वटो प्लस वृक्ष होता है, वटो प्लस वृक्ष शब्द बनता है वट वृक्ष, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड विकल्प आपके इसमें सिर्फ सही रहेगा 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो 9वां क्वेश्चन, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, चलन, लेखक, बिटियां और विवाद। बताओ प्रत्यय रहित शब्द का चयन कीजिएगा प्रश्न संख्या 9 में। एक बार प्रश्न को अच्छे से देख लो, कौन सा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। देख लिया होगा अच्छे से प्रश्न को। तो साथियों इसका राइट आंसर है विवाद, क्योंकि विवाद में वि उपसर्ग है और वाद मूल शब्द है, तो फिर इसमें प्रत्यय कोई है ही नहीं। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। 10वां प्रश्न, इकाई विधि का दोष है कौशल अविकसित करना, कर्मिकता का अभाव, प्रशिक्षण की विधि होना और शिक्षण सामग्री का बंटवारा करना। तो 10वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए, इकाई विधि का इनमें से कौन सा दोष है साथियों। इकाई विधि के बारे में सभी ने सुन ही रखा होगा। इकाई विधि में क्या होता है, एक प्रकरण या एक ही कोई भी भाव से संबंधित जो इकाइयाँ पार्ट होते हैं उनको एक इकाई में पिरो दिया जाता है, तो उससे जो चीज़ बनती है वो होती है इकाई विधि। तो इकाई विधि में यहाँ पर कर्मिकता का भाव होता है। कर्मिकता का भाव कैसे, जैसे मान लीजिए एक किताब में 4 पार्ट है, 4 पार्ट वहाँ पर है, एक पार्ट है, फिर चौथे पार्ट, फिर 5वां पार्ट, फिर 8वां पार्ट। इनको एक इकाई में बांध दिया तो फिर दूसरा तीसरा पार्ट नहीं पढ़ाया, फिर 6वां 7वां पार्ट नहीं पढ़ाया, छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे ना। तो कर्मिकता का अभाव किसमें होता है, इकाई विधि में होता है, इसलिए इसको दोष माना जाता है। प्रशिक्षण की विधि होना, सामग्री का बंटवारा, कौशल विकसित करना, ये कोई दोष नहीं इसका, ओनली दूसरा विकल्प सही है 10वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं साथियों। निम्न में से किस शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। खरगोश, कवि, पति और फूल। देख लो अच्छे से प्रश्न को, थोड़ा टाइम देता हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न कमेंट कर देते हो तो उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। देखो खरगोश का मादा खरगोश हो जाता है, कवि का कवियत्री हो जाता है, पति का पत्नी हो जाता है, लेकिन फूल का कोई लिंग परिवर्तन नहीं होगा साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 4 है यही आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो 12वां क्वेश्चन ये रहा,
वह चर्चा जिसका कोई प्रमाणिक आधार न हो के लिए एकल शब्द होगा। अनुश्रुति, जनश्रुति, लोकोक्ति और मुहावरा। बताइए 12वें प्रश्न में 2 विकल्पों को तो आप हटा सकते हो यहाँ पर, लोकोक्ति, मुहावरा, ये तो आपका आंसर नहीं रहेगा। अब वह चर्चा जिसका कोई प्रमाणिक आधार न हो उसको हम क्या कहते हैं साथियों? पहला विकल्प सही रहेगा या दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में? देखिएगा, वह चर्चा जिसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं हो उसके लिए जनश्रुति का प्रयोग किया जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। आरबीएससी की बुक्स में आप चाहो तो देख सकते हो। सेकंड विकल्प आपका 101% सही रहेगा 12वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। पढ़ते हैं। अधिकतर प्रश्न आरबीएससी की किताब में है और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि सबसे ज़्यादा जो उदाहरण है रीट का एग्जाम में मैं बता दूंगा कि कौन से टेस्ट से मिले हैं। तूफान मेल तेजी से आ रहा है, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल। सोच लीजिए, सोचने वाला प्रश्न है, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है क्योंकि प्रश्न बहुत ही शानदार है साथियों। समझो प्रश्न को, ठीक है। तूफान मेल तेजी से आ रहा है, आ रहा है मतलब वर्तमान की बात है तो भूतकाल का ये विकल्प तो गलत कर देते हैं। अब आ रहा है क्रिया वर्तमान में जारी है तो इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। 13वां क्वेश्चन जो है, चौथा विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो 14वां क्वेश्चन, राजस्थानी शब्द जावण का अर्थ है जावण, पशुओं के चरने की भूमि, मोट और मूंग का चारा, दही जमाने के लिए छाछ या खटाई की अन्य सामग्री और घर के दरवाजे का स्थान। तो बताइए इनमें से जावण शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है राजस्थानी भाषा में? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 14 में जो सही आंसर है, जावण का मतलब होता है दही जमाने के लिए छाछ या खटाई की अन्य सामग्री। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो चलिए 15वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कौन से विकल्प में अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? अपादान तत्पुरुष, ठीक है। मार्ग भ्रष्ट, देश निकाला, रामचरित, ऋण मुक्त। तो देखो नहीं है, उदाहरण नहीं है, वही तो कह रहा हूँ। 3 विकल्प तो मुझे दिख गए कि ये तो अपादान के हैं। जो उदाहरण अपादान तत्पुरुष का नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 15 में करना है साथियों। देखिए, मार्ग भ्रष्ट का मतलब होता है मार्ग से भ्रष्ट, अपादान से अलग होना। यहाँ पर थर्ड विकल्प आपके सही है। मार्ग से भ्रष्ट हो गया, अलग हो गया। देश से निकाला दे दिया गया, अलग हो गया। ऋण से मुक्त हो गया, अलग हो गया। लेकिन राम का चरित होता है, इसलिए थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। तो चलिए 16वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब अन उपसर्ग हलंत युक्त है, ठीक है। अनुचर, अनुज, अनुपयोग और अनुगामी। तो बताओ इनमें से किसमें अन उपसर्ग का प्रयोग आपको लग रहा है कि भाई इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प? वापिस देख लीजिए अच्छे से प्रश्न को। अन उपसर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 3, अनुपयोग। क्योंकि अनुपयोग में मूल शब्द क्या है? देखो उपसर्ग क्या है? अन प्लस उपयोग, शब्द क्या बन जाता है? अनुपयोग बन जाता है। तो थर्ड विकल्प सही है। अनुगामी, अनुज और अनुचर, तीनों में अनु है और अनुपयोग में अन उपसर्ग है। तो विकल्प 3 ही सही है 16वें में। दिखने में सभी में अनु लग रहा है, लेकिन थर्ड विकल्प में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। सामान्यतः वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके संबंध में वाक्य को कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। कर्ता का विस्तारक सामान्यतः कर्ता के पूर्व आता है। वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति एवं क्रम का होना आवश्यक है। तो देखो असत्य कथन की बात करें तो पहला विकल्प कह रहा है कि 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, सही बात है। लेकिन जिसके संबंध में वाक्य को कहा जाता है उसको विधेय नहीं कहते हैं, उसको तो उद्देश्य मतलब कर्ता कहा जाता है साथियों, इसलिए ये गलत है। तो दूसरा विकल्प जो है ये एक असत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। कर्ता का विस्तारक सामान्यतः कर्ता के पूर्व ही आता है और आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, क्रम ये चीजें तत्व होते हैं वाक्य के। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक है। शिक्षण से संबंधित प्रश्न है। B.S. ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, B.O. स्मिथ और I.K. डेविस। सोच लो
नहीं सोच पाए तो तुक्का लगा लो फिर, कौन सा विकल्प सही रहेगा? शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रत्यय के प्रवर्तक। गलत आंसर है आपका, अगर आपने पहला दूसरा तीसरा लगाया है तो, क्योंकि इसका राइट आंसर है आई के डेविस। ठीक है, आई के डेविस को शिक्षण अधिगम प्रबंधन शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो 19वां प्रश्न, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्यान विधि और इनमें से कोई भी नहीं। तो द्वितीय भाषा की बात की जा रही है, प्रथम भाषा हमारी मातृभाषा होती है। साथियों, द्वितीय भाषा के लिए व्याख्यान विधि का नहीं, प्रश्नोत्तर का नहीं, बल्कि अनुवाद विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, तो फिर इंग्लिश से किस में अनुवाद किया जाएगा? हिंदी में सिखाने के लिए, इसलिए अनुवाद विधि आपका राइट आंसर रहेगा, सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिएगा, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, लेकिन नियम से उदाहरण की ओर नहीं बढ़ते हैं, बल्कि उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। इसलिए आपके इसमें थर्ड विकल्प सही है 20वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। तो आपके 21वां प्रश्न, मूल्यांकन एवं परीक्षा में अंतर है पाठ्यक्रम की दृष्टि से, व्यापकता की दृष्टि से, अंकन की दृष्टि से और औपचारिकता की दृष्टि से। तो 21वें क्वेश्चन में सही आंसर का चयन करो कि कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। जो मूल्यांकन और परीक्षा है साथियों, इसमें मुख्य रूप से अंतर माना जाता है व्यापकता की दृष्टि से। व्यापकता कैसे? मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि परीक्षा का क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित होता है। तो व्यापकता की दृष्टि वाला जो सेकंड विकल्प है 21वें क्वेश्चन में, यही आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां प्रश्न साथियों, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है पाठ्यक्रम से, उद्देश्यों से, शिक्षण से और अधिगम से। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं उनमें से एक प्रश्न है ये। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्यों से, क्योंकि मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि हमें ये पता चले कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। साथियों, यही चीज तो होती है मूल्यांकन। सेकंड विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे है सुनना और बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना और लिखना, बोलना और लिखना। तो प्रश्न संख्या 23 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा जो प्रत्यक्ष विधि है? इसमें किन आधारभूत कौशलों को सीखने का हमें पर्याप्त अवसर मिलता है? 23वें क्वेश्चन में सही आंसर बताइएगा साथियों। प्रश्न संख्या 23 में, तो साथियों इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सुनना और बोलना, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि के में क्या होता है, जो सुनना और बोलना कौशल है, इससे इसका ही हमें ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। विकल्प एक सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन अमूर्त कौशलों में सम्मिलित किया जाता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। समझ लो प्रश्न को, थोड़ा टाइम ले सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छा कह सकते हो। देखो, एक होता है मूर्त कौशल और एक होते हैं अमूर्त कौशल। मूर्त कौशल के भी दो रूप है और अमूर्त कौशल के भी दो रूप है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो मूर्त कौशल है, एक तो हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को, वो मूर्त कौशल है, एक हम किसी चीज़ को लिखते हैं, वो मूर्त कौशल है। तो फिर यहाँ पर जो सुनना और बोलना है साथियों, सुनना और बोलना ये दोनों अमूर्त कौशलों में होते हैं। प्रथम विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो चलिए 25वें क्वेश्चन को देख लेंगे। ये रहा आपके 25वां प्रश्न, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का, निबंध शिक्षण का। तो भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य कौन सा रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कविता शिक्षण का नहीं होता है, गद्य शिक्षण का होता है, और कहानी और निबंध दोनों गद्य में आ जाते हैं, इसलिए दूसरा विकल्प आपके 25वें क्वेश्चन में सही माना जाएगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो चलिए 26वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। मिट्टी का माधो होने का अर्थ है समझदार होना, बहुत ही मूर्ख होना, कृष्ण की मूर्ति होना और मिट्टी की मूर्ति होना। तो मिट्टी का माधो होना कौन सा विकल्प सही है?
सोच समझ के उत्तर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, हमेशा ही याद रखना एग्जाम के लिए भी कि जो मिट्टी का मादो होना मुहावरा है इसका अर्थ क्या है। तो साथियों इसका जो सही अर्थ है मिट्टी का मादो होना, इसका मतलब होता है बहुत ही मूर्ख होना। किसी भी व्यक्ति को यदि आप कोई उपयोगी चीज दे और वो उसे तुरंत नष्ट कर दे तो उसको कहते हैं मिट्टी का मादो, मतलब मूर्ख ही है क्या, बहुत ही मूर्ख इसका राइट आंसर है साथियों सेकंड विकल्प 26वें पृष्ठ में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, खंडान्वय विधि में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, व्याख्या विधि द्वारा, तुलना विधि द्वारा, समीक्षा विधि द्वारा। तो बताओ इनमें से खंडान्वय विधि में भावों का स्पष्टीकरण आपको करना है साथियों, किस विधि के द्वारा खंडान्वय विधि में भावों का स्पष्टीकरण करोगे, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। राइट आंसर है खंडान्वय विधि में जब हम अलग अलग मतलब कोई भी एक पद्यांश गद्यांश है उसको खंडों में तोड़ देते हैं और फिर यदि भावों का स्पष्टीकरण करना है तो फिर हम प्रश्नोत्तर विधि द्वारा भावों का स्पष्टीकरण करते हैं। ये सबसे बेस्ट आंसर है, विकल्प आपका एक सही है 27वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो 28वां प्रश्न, किस विधि के शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है, शब्दार्थ कथन विधि, व्याख्या विधि, व्यास विधि और समीक्षा विधि। 28वें क्वेश्चन में सही आंसर का चुनाव करो भाई, कौन सा विकल्प आपका सही है। शिक्षक क्या कर रहा है, कथावाचक का स्थान ग्रहण कर रहा है, तो इसके लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको व्यास विधि के नाम से जाना जाता है। व्यास विधि कह दो या भाष्य विधि कह दो, एक ही है दोनों। इसमें शिक्षक क्या करता है, कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए किसी भी चीज की व्याख्या प्रस्तुत करता है बच्चों के सामने। तो थर्ड विकल्प आपके 28वें में सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन साथियों, मतलब 29वां। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर जाइए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। डाउट वाले प्रश्न के लिए जरूर कमेंट करें, ठीक है। निम्न में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है, अंत्याक्षरी, अनुलेख, आद्यालेख, कविता पाठ। बताओ भाषिक सहवर्ती क्रिया में किसको शामिल नहीं किया जाएगा। 29वें क्वेश्चन में सही आंसर बताइएगा, लेवल आपके यही रहने वाला है एग्जाम में, अभी बता दूं आपको। तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। साथियों 29वें क्वेश्चन में अंत्याक्षरी जो होती है वो भाषिक सहवर्ती मतलब सहायक क्रियाओं में आती है, अनुलेख सहायक क्रियाओं में है, आद्यालेख सहायक क्रियाओं में, लेकिन कविता का पाठ करना तो सहायक में नहीं है, शिक्षण की क्रिया में आता है। ये शैक्षिक क्रिया है साथियों, सह शैक्षिक नहीं है। ये भाषिक सहवर्ती क्रिया का मतलब होता है सह शैक्षिक, तो कविता का पाठ करना तो शैक्षिक में माना जाता है, इसलिए चौथा विकल्प 29वें में सही है। अंतिम और 30वां क्वेश्चन साथियों, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे, स्वाध्याय विधि, डाल्टन विधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि। बताओ प्रश्न संख्या 30 में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है आपको मातृभाषा के अंतर्गत, कौन सी विधि को अपनाओगे आप प्रश्न संख्या 30 में। साथियों राइट आंसर है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है तो खेल विधि का हम प्रयोग करेंगे। खेल विधि के माध्यम से ही मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों में विकसित की जा सकती है, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति प्राथमिक स्तर पर विकसित करते हैं, मातृभाषा से संबंधित होती है। ये थर्ड विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। तो ये आज का टेस्ट था, कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।